हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी पार्किंसोनियन, एंटी डिप्रेसेंट्स तक कंप्लीट किया हुआ था। इस लेक्चर में हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, ओपियोइड्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंग्जाइटी ड्रग्स के बारे में। ऑल्सो कॉल्ड एंग्जियोलाइटिक्स आर मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। तो जो एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं वो उनको हम एंग्जियोलाइटिक्स भी कहते हैं, और ये मेडिकेशंस होती हैं जो सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी को रिड्यूस करती हैं, मतलब एंग्जाइटी की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको कम करने का काम करती हैं। सच एस एक्सेसिव वरी, जैसे कि एक्सेसिव वरी होना, फियर, रेस्टलेसनेस और टेंशन, ये 4 चीज़ें जो होती हैं एंग्जाइटी का सिम्टम्स होती हैं ये। तो ये जो एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं ये इनका रिड्यूस करती हैं, मतलब इनको रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। दे एक्ट मेनली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं टू प्रोड्यूस कामिंग इफेक्ट, और काम इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं विदाउट सिग्निफिकेंटली इम्पेयरिंग कॉन्शियसनेस। और इनको खाने से क्या होता है कि पर्सन जो रहता है वो कॉन्शियस स्टेट में रहता है, कॉन्शियसनेस को कोई इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करती। तो एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसको हम एंग्जियोलाइटिक्स भी कहते हैं। ये मेडिकेशंस होती हैं जो सिम्टम्स को रिड्यूस करती हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि वरी, फियर, रेस्टलेसनेस और टेंशन को। ठीक है, ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं और ये कामिंग इफेक्ट शो करती हैं विदाउट इम्पेयरिंग कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस को कोई इम्पेयरमेंट ये प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है एट थेरापेटिक डोजेस, मतलब जो इसकी पर्टिकुलर डोज होती है, थेरापेटिक डोज, ट्रीटमेंट के लिए जो डोज प्रोवाइड की जाती है उतने डोज में खाएंगे तो कोई कॉन्शियसनेस ख़राब नहीं करेगी ये। लेकिन हाँ, अगर डोज से ज़्यादा खाने लगेंगे, उसका ज़्यादा इनटेक करने लगेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है अनकॉन्शियस हो जाए पर्सन। ठीक है, फिर इसकी क्लासेस देख लेते हैं, क्लासेस ऑफ एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। सबसे पहले इसमें आता है बेंजोडायज़ेपाइन, दूसरा है नॉन बेंजो डायज़ोपाइन एंग्जियोलाइटिक्स। ठीक है, थर्ड है इसका एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर फोर्थ है इसका बीटा ब्लॉकर्स, और फिफ्थ है बार्बिचरेट्स। ठीक है, बेंजोडायज़ेपाइन में क्या होता है कि ये एक्यूट एंग्जाइटी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एक्यूट एंग्जाइटी, ये एक्यूट एंग्जाइटी में यूज़ होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये इन्हेंस करता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जिसकी वजह से कामिंग इफेक्ट आता है बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डायज़ेपाम है गया, ठीक है, और लोराज़ेपाम हो गया, एल्प्राज़ोलाम हो गया, ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं। फिर पढ़ते हैं नॉन बेंजोडायज़ेपाइन के बारे में। यूज़ फॉर क्रॉनिक एंग्जाइटी, ये क्रॉनिक एंग्जाइटी के लिए यूज़ होता है। लेस सेडेशन एंड डिपेंडेंस, इसकी जो सेडेशन होती है वो लेस होती है, और इसका जो एग्जांपल होता है वो है बसपायरॉन। ठीक है, बसपायरॉन इसका एग्जांपल। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। ठीक है, फिर एंटी डिप्रेसेंट्स देख लेते हैं। यूज्ड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना अगर किसी के एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, तो उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि एसएसआरआई पर इफेक्ट करता है, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स पर। फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ये। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, सेरेटेलाइन। ठीक है, फिर सेकंड ये एसएनआरआई पर भी रिएक्ट करता है, जैसे कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो है ड्यूलोजिटाइन। ठीक है, फिर थर्ड है इसमें टीसीए पर भी रिएक्ट करती है, इसको क्या कहते हैं, ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट ड्यू टू साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया इमिप्रामिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ आती है बीटा ब्लॉकर्स, यूज फॉर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के टाइम पर परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि एग्जाम फियर हो रहा है, स्टेज फियर हो रहा है, तो बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करना चाहिए। इसके जो मैकेनिज्म होते हैं ये क्या करती है कि ब्लॉक करती है एड्रीनलिन के इफेक्ट्स को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल प्रोपेनोरॉल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बार्बिचुरेट्स के बारे में। ये रेयरली यूज्ड रहती है, स्ट्रॉन्ग सीएनएस डिप्रेसेंट्स होती हैं ये। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंस एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बहुत कम टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर केसेस में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया फेनोबार्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंग्जाइटी ड्रग्स की कंसिडरेशंस क्या होती हैं। रिस्क ऑफ डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस होती है, इनकी डिपेंडेंसी हो जाती है, आदत पड़ जाती है, इसको टॉलरेट करना, मतलब इसकी टॉलरेंसी लेवल जो रहती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अवॉइड अल्कोहल, इसको लेते टाइम क्या करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। एल्डरली, मतलब ये क्या करती है कि यूज़ इन एल्डरली, मतलब इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल्स, कन्फ्यूजन, सेडेशन, मतलब जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं ना उनके लिए ये हार्मफुल रहती है ज़्यादातर केसेस में। जो वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये हार्मफुल रहती है। ठीक,
लैक्टेशन वूमेन के लिए भी ये हार्मफुल होती है। लीवर एंड किडनी डिसीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये ठीक नहीं होती है। फिर साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। सेडेशन एंड डॉर्सीनेस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर डिज़ीनेस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है। डिपेंडेंस एंड एडिक्शन हो सकता है इसका। मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स भी देख सकते हैं हम, नोसिया, वॉमिटिंग, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। फैटिग और वीकनेस देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में देखने को मिल सकता है। इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंग्जियोलाइटिक्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक इंडिकेशंस ऑफ एंग्जियोलाइटिक्स। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये यूज़ किया जाती है, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है इसका। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। फोबियाज़ में यूज़ करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसको यूज़ करते हैं, जो ओसीडी होती है उसमें यूज़ करते हैं। इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो हैं स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं एंजियोलाइटिक्स के, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपियोइड्स, जिसे हम एनाल्जेसिक ड्रग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक आर मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस सिम्टम्स एक्सेसिव एंग्जाइटी सच एज एक्ट मेनली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉन्शियसनेस इफेक्ट थेरापेटिक डोजेस, ठीक है। तो ओपियोइड्स एनाल्जेसिक का भी सेम ही डेफिनेशन है कि ये मेडिकेशंस होती हैं जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है और कॉन्शियसनेस इफेक्ट जो है उसको ज़्यादातर लूज़ नहीं करती है। पर्सन जो रहता है वो कॉन्शियस रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा डोसेज में खा ली जाए, इनटेक कर ली जाए, तो पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्ट मेनली ऑन माइक्रो, कापा एंड डेल्टा ओपियोइड्स रिसेप्टर्स। तो ये सारे रिसेप्टर्स जो बॉडी में होते हैं उन पर ये एक्ट करती है, ठीक है। इनहिबिट पेन सिग्नल ट्रांसमिशन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इनहिबिट करती है पेन सिग्नल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाने तक, ठीक है। तो मतलब बीच में क्या होता है कि जो पेन का सिग्नल है वो अगर कहीं से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा तभी तो पेन का फीलिंग आएगी बॉडी में, लेकिन ये क्या करती है कि उसी ट्रांसमिशन को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो पेन का सिग्नल है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है उसको पेन नहीं होता है, ठीक है। प्रोड्यूस एनाल्जेसिक सेडेशन एंड यूफोर्बिया, इसलिए ये एनाल्जेसिक सेडेशन और यूफोर्बिया की कंडीशन ला सकती है, ठीक है। ये तो इसका ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड्स ड्रग्स। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक ड्रग्स बेस्ड ऑन सोर्स पर डिपेंड करती है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स की होती है। नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स होते हैं और सिंथेटिक ओपियोइड्स होते हैं। तो नेचुरल जो होते हैं ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम ओपियम, जो ओपियम से डायरेक्टली ऑब्टेन किए जाते हैं उसे हम नेचुरल ओपियोइड्स कहते हैं, जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन, ठीक है। सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स क्या होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड फ्रॉम नेचुरल ओपियोइड्स। तो जो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं उनसे केमिकली ये मॉडिफाई किए जाते हैं, जैसे कि हेरोइन, ठीक है। तो सी है इसमें सिंथेटिक ओपियोइड्स कम्प्लीटली मैन मेड होते हैं ये, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया मेथेडोन। फिर बेस्ड ऑन एक्शन के हिसाब से देखें तो इसमें 4 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन एक्शन। तो स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट एगोनिस्ट होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं होते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एगोनिस्ट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है मॉर्फिन। माइल्ड टू मॉडरेट जो होते हैं वो कोडीन होता है। फिर पार्शियल एगोनिस्ट जो होते हैं वो होता है पेंटाजोकाइन, ठीक है। और फिर डी हम देख लेते हैं, एंटागोनिस्ट यूज्ड फॉर इन ओवरडोज में यूज़ किया जाता है इसका, जैसे कि नैलोक्सोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं की पेन रिलीफ स्केल। देखें तो स्ट्रॉन्ग पेन अगर हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट का यूज़ किया जाता है, और मॉडरेट पेन में माइल्ड टू मॉडरेट एगोनिस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके थेरापेटिक्स यूज़ देख लेते हैं। तो ये सीवियर पेन जैसे कैंसर पेन, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। मायोकार्डल इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है, रिलीव्स पेन एंड एंग्जाइटी, ठीक है। कफ सप्रेशन में यूज़ होता है, जैसे कि कोडीन का यूज़ करते हैं हम कफ सप्रेशन में। डायरिया में यूज़ होता है, और एनेस्थेटिक एडजंक्शन में भी ये यूज़ किया जाता है। कॉमन ओपियाइड्स के जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स जो होते हैं जो सीवियर पेन में यूज़ होते हैं, उसके एग्जांपल होते हैं मॉर्फिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडरेट ओपियाइड्स जो होते हैं वो कोडीन है, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट मिक्स्ड ड्रग्स जो हैं वो है पेंटाजोकाइन, ठीक है। और ओपियोइड्स एगोनिस्ट नॉट एनाल्जेसिक बट इंपॉर्टेंट, ये एनाल्जेसिक तो नहीं होते लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया नैलोक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।